हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 इकोसिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब। ये चैप्टर 2 लेक्चर में पूरा हो पाएगा। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है हमारे नेचर की, जिसमें सारे लिविंग नॉन लिविंग सब रहते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंटरेक्ट करते हैं अपने आपस में, अपनी सराउंडिंग के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट में। यही हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी। इकोसिस्टम छोटा हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, पॉन्ड इकोसिस्टम। और बड़ा अगर एग्जांपल लें तो एक फॉरेस्ट हो गया, एक सी हो गया। कुछ इकोलॉजिस्ट तो ये भी मानते हैं कि जो हमारा पूरा बायोस्फीयर है ये भी एक इकोसिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर। और टेरेस्ट्रियल में आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। मैन मेड की अगर बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम में आ जाएगा हमारा एक्वेरियम और हमारी जो क्रॉप फील्ड होती है जिसमें हम क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसको एक बार बेसिक चार्ट समझ ले रहे हैं, उसके बाद समझ लेते हैं तो फिर एक हमारा आइडिया हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले बता दिया है कि इकोसिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एबायोटिक और बायोटिक। वही अब एबायोटिक में कौन से आएंगे? एबायोटिक में आएंगे जो हमारे फैक्टर ऐसे हैं जैसे एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, ये सब हमारे एबायोटिक हो गए। बायोटिक में क्या हो गए? बैक्टीरिया है, इंसान है, प्लांट्स हैं, जानवर हैं, ये सब बायोटिक हो गए। बायोटिक में जिनमें जान है। अब हम देखते हैं कि एबायोटिक में हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन आ गए? हमारे एयर, वाटर, वेपर हो गए, मिनरल हो गए, सॉइल हो गई और सनलाइट हो गई। ये फिजिकल फैक्टर हो गए। केमिकल फैक्टर में हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। हमने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन आ गए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ऑर्गेनिक में आ गया हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। यही अगर हम ले दूसरे इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट में तो वो होगा बायोटिक कंपोनेंट, उसमें आ गए। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होगा इकोसिस्टम के? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। तो ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स खुद बनाते हैं, स्वयं, सेल्फ। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी हमने जो पिछले लेक्चर लिया था फोटोसिंथेसिस, वो ऑटोट्रॉपिक उसी चीज़ से अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स, सारे प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे जो निचले स्तर पे हमारे पिरामिड में आते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि प्लांट्स हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक। ये हमारे कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। कंज्यूमर अगर हम लें तो जैसे हम लोग हैं, ये एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है,
जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इसके बारे में आगे बात करेंगे लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर में जैसे एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, जो कि डिकम्पोज कर देगा। अब एक बार हम इसको और क्लियर समझ ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे लेक्चर को। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, इनके इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बनता है, एक इकोसिस्टम होता है। अब हम अगर अपना एग्जांपल लें तो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस में हम जो एयर लेते हैं, ठीक है, उस एयर में क्या लेते हैं हम? उस एयर में हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और बहुत सारी गैसेस लेते हैं हम। उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं। अब हम लोग क्या हैं? हम लोग तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, पर हमारा इंटरेक्शन किससे हो रहा है? एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी हो रहा है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डिफरेंट स्पीसीज का, जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करती हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में टॉप लेयर पे क्या होते हैं? हमारे ट्रीज होते हैं। उसके बाद श्रब्स हो गई जो सेकंड लेवल पे आ गई, क्योंकि साइज में क्या तो छोटी होती हैं। उनके बाद हर्ब्स हो गई जो थर्ड लेवल पे आती हैं, ग्रास हो गई जो थर्ड लेवल पे आती है, वो और छोटी हो गई। अगर हमें कोई फॉरेस्ट देखें, अगर एक हम फॉरेस्ट को एनालाइज करें, देखेंगे अपनी आँखों से, तो हम देखेंगे कि हमको दिखाई देगा कि कुछ पेड़ होते हैं, ट्रीज जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई होती है इनकी। उनके बाद हमें कुछ ऐसे ट्रीज दिखाई देंगे, ऐसे मतलब श्रब्स दिखाई देंगे। वो ट्रीज तो नहीं कह सकते उनको, श्रब्स होती हैं, झाड़ी कह सकते हैं इनको, जो कि ट्रीज से छोटी होंगी पर ग्रास से बड़ी होंगी। तो वो कौन से? वो आगे सेकंड लेवल पे। फिर थर्ड लेवल पे आगे हमारी ग्रास, जो सबसे छोटी होती है, जो बॉटम लेयर ऑक्यूपाई करेगी। अब इसमें एक चीज़ और समझ सकते हैं हम कि इन तीनों में, ट्रीज, श्रब्स और ग्रास में, अगर हम नंबर के बेस पे देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा वो ग्रास का होगा, उसके बाद श्रब्स का होगा, उसके बाद ट्रीज का होगा। अब आगे देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा, डिकम्पोजिशन होना चाहिए। फिर एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में सिर्फ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो के बारे में ही बात कर पाएंगे। न्यूट्रिशन साइकिल के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हमने जो अभी पढ़ा था कि इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम एग्जांपल ले सकते हैं स्मॉल पॉन्ड का, एक छोटे से तालाब का। तो एक तालाब में देखते हैं हम कि ए पॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड्स आर एल्गी, phytoplankton and aquatic plants, zooplankton and amphibian and fish are the major consumer। तो ये हमारे क्या है? ऑटोट्रॉपिक कौन है इसमें? ऑटोट्रॉपिक हुए हमारे एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन और एक्वेटिक प्लांट्स हो गए हमारे। अब जो हमारे जू प्लैंक्टन है या एम्फीबियन है या फिश है, ये क्या कंज्यूम कर रही हैं? ये कंज्यूम कर रही हैं किसको? या तो एल्गे को, या फाइटोप्लैंक्टन को, या एक्वेटिक प्लांट्स को। फंजाई बैक्टीरिया आर द डिकम्पोजर। अब अगर मान लें कि प्लांट की डेथ हो गई, प्लांट मर गया पॉन्ड के अंदर, या एल्गी की डेथ हो गई, एल्गी, या हमारे जू प्लैंक्टन की डेथ हो गई, एक्वेटिक प्लांट की डेथ हो गई, फिश की डेथ हो गई, एम्फीबियन की डेथ हो गई, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा सॉइल में? उसको डिकम्पोज करेंगे हमारे फंजाई और बैक्टीरिया। एबायोटिक फैक्टर कंस्टिट्यूट। अब हमने ये बायोटिक फैक्टर तो पढ़ लिए ऊपर, बायोटिक फैक्टर में हमारा आ गया
एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, एम्फीबियन, फंजाई, बैक्टीरिया भी हो गया हमारा बायोटिक फैक्टर, इनमें सब में जान है। एबायोटिक फैक्टर कौन है? बॉन्ड में वाटर होता है, पानी होता है, ये हमारा क्या हो गया? एबायोटिक फैक्टर हो गया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड सॉइल, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होंगे एबायोटिक फैक्टर, और सॉइल भी होंगे, जो बॉटम में सॉइल होती है वो भी तो पूरी एबायोटिक फैक्टर ही हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम एक बार समझ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं तो फिर से कि ये पूरा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, सनलाइट एंटर कर रही है, सनलाइट एंटर कर रही है पॉन्ड पे। अब पॉन्ड में तो प्लांट्स जो होंगे या एल्गी जो होंगे वही है जो कि ऑटोट्रॉपिक हैं, तो वही फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाएंगे। उस खाने को फीड कौन करेगा? उस खाने को फीड करेंगे हमारी फिश, इंसेक्ट, ये स्मॉल फिश हो गई, या हमारा फ्रॉग हो गया, या ये सब हमारे इस पर फीड करेंगे। तो क्लियर हो गया, ऐसे वर्क करता है इकोसिस्टम। अब इसको जब फीड करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा, या जो अगर ये डेथ हो जाएगी फिश की या प्लांट की, तो वो इस सरफेस पे जब आ जाएंगी या इस वाटर में होंगी तो उसको डिकम्पोज भी तो करना, उसको सड़ना गलना भी तो है। तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम करेंगे फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक इकोसिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो स्टार्टिंग ऑफ इकोसिस्टम होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सन। सन ही एक इकोसिस्टम को चलाता है, चाहे वो कोई सा भी इकोसिस्टम हो, एक पॉन्ड हो या हमारा पूरा बायोस्फीयर हो। द कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अपने जीने के लिए और अपने फंक्शन करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सोलर एनर्जी है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में हम बात करेंगे यही सोलर एनर्जी से जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, जो हमारा खाना बनाएंगे प्लांट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो होगा क्या कि एक पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में जो प्लांट्स होंगे सन की एनर्जी में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाएंगे, वो एनर्जी क्या कहें, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। क्योंकि सबसे पहला, प्राइमरी का मतलब पहला, फर्स्ट प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। पहला प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन करते कौन है? प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए, एक पॉइंट क्लियर करता चला जा रहा हूँ मैं। आप इस लेक्चर को बिल्कुल एक कॉपी हाथ में लेके, एक पेन लेके, इसको जो पॉइंट्स इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो इसी रेट को, जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको ही कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। अब सबसे पहले बात कर दें कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है इकोसिस्टम में। तो ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये वो है जितना कि टोटल मैटर एक फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका वो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो हमारा हो गया GPP। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना उसने खाने को बनाया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में तो सारा वो स्टोर कर लेगा भाई, कुछ तो वो अपने रेस्पिरेशन में भी यूज़ करेगा, अपने जीवन यापन में भी यूज़ करेगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन लॉस, तो हमारा NPP क्या होगा? NPP होगा जो टोटल अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में बना है उसमें से माइनस कर देंगे किसे? जितना रेस्पिरेशन में प्लांट ने लॉस किया, जो बचेगा वो हमारा बचेगा
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ लीजिएगा इसको, यहीं पे बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या आ गया। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इसको कहते हैं डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब देखिए, जो हमारा एनपीपी है या जीपीपी या पूरा हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो ऑटोट्रॉफ में हो रहा है, वो हो रहा है प्लांट्स और ट्रीज में। ठीक है, वो हो रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन में। सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या होगा? इसमें जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनेगा वो बनेगा कंज्यूमर में। तो अगर क्वेश्चन आया कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस में होती है, ऑटोट्रॉफ्स में या हेटरोट्रॉफ्स में, तो वो होती है हेटरोट्रॉफ्स में, कंज्यूमर में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डीकम्पोजिशन। पहले तो हम एक बात बेसिक समझ लेते हैं, डीकम्पोजिशन होता क्या है। देखिए, अगर एक पॉन्ड का हमने एग्जांपल अभी लिया, उसमें प्लांट्स भी थे, फिश भी थी, कुछ बड़ी फिश भी हैं, एल्गी भी है। अगर ये इनकी भी एक एज होती है, फिश की भी एज होगी, प्लांट्स की भी एज होगी, कुछ दिन बाद ये जब मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट इकोसिस्टम में ना हो जो कि इसको सड़ा या गला ना दे, तो ये कुछ दिनों के बाद पॉन्ड जो है पूरा फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने से क्या होगा? इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में ये जो डीकम्पोजिशन वाला कंपोनेंट है ये इसलिए होता है कि डीकम्पोजिशन होगा तो जो डेड डिके होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा और वो हेल्प करेगा आगे की प्रोसेस में, इकोसिस्टम में। चलिए अब इस प्रोसेस को देखते हैं। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? एक प्लांट की बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, एक फिश की बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देना, मतलब छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड न्यूट्रिएंट में। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन। अब डेट्रिटस क्या होता है? ये होता है रॉ मटेरियल जो कि डीकम्पोजिशन में यूज होगा। अब डेट्रिटस पे फीड कौन करते हैं? डेट्रीवोरस। ठीक है, तो डेट्रीवोरस क्या होगा? जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थवॉर्म जो होता है वो किसानों का दोस्त कहा जाता है, उसको हम किसानों का दोस्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो यही जो ब्रेक डाउन करता है, जो डेट्रिटस, जो खेत में डेट्रिटस पार्ट रह जाता है पिछली फसल का, जो पार्ट रह गया उसको सड़ाने गलाने में हेल्प करेगा ये, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? लीचिंग का। लीचिंग में क्या होगा? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो जो कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमने अभी डेट्रिटस ने, जो हमारा डेट्रिटस था उस पर जब वर्क हुआ है डेट्रीवोर्स का, तो उन्होंने क्या किया है, जो वाटर सॉल्युबल उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में चले जाएंगे। बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया और फंगल भी इसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अगला प्रोसेस आ गया हमारा ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय ए सिंपल प्रोसेस मिनरलाइजेशन। फिर उसे और सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। अब इसको हम एक बेसिक भाषा में समझ ले रहे हैं। अर्थवॉर्म ने क्या किया? खेत में जो हमारे किसी फील्ड में जो फसल का कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको इसने सिंपल पार्ट में तोड़ दिया।
सिंपल पार्ट में तोड़ने के बाद क्या हुआ, लीचिंग के प्रोसेस के द्वारा उसमें जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो सॉइल के अंदर चले गए। अब वर्क उस पर कौन करेगा, अब वर्क करेंगे उस पर बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम, जो कि उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देंगे। तभी तो हम देखते हैं फिर क्या होगा उसके बाद, ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस से जो सॉइल होगी वो एकदम उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो फसल जो होगी, अगर अगली फसल जो हम उसमें लगाएंगे तो उसमें हमें फ़ायदा दिखाई देगा कि हाँ फसल अच्छी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, हमने एक ट्री लिया, ट्री ग्रो इन सॉइल। भाई पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, सॉइल में उगते हैं। एक लीफ उस ट्री की फॉल करके जमीन पे गिर गई। सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर इन फूड वेब। अब क्या हुआ, कुछ लीव्स को तो ऐसा हुआ, कुछ लीफ पार्ट का जो लीफ का पार्ट था उसको इंसेक्ट्स ने खा लिया या एनिमल्स ने खा लिया, और वो न्यूट्रिएंट से कहाँ चले गए, एनर्जी कहाँ से चलेगी, फूड वेब में ट्रांसफर होगी। अब यहाँ से देखिए, सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, कुछ जो केमिकल एक्शन के द्वारा न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर चलेगा उस लीफ के। अब जो सॉइल वहाँ पे आई वो आई ऑर्गेनिक रिच सॉइल। अब इसमें एक और फैक्टर आया, वो क्या हुआ, यहाँ पे हम देखें अगर तो इस जगह देखिए, लीफ partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become later। तो वो क्या होंगे, बड़ा हल्की हो जाएंगी, अपनी फॉर्म को छोड़ देंगी। अब क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स एंड फंजाई। तो इतना कुछ होने के बाद जो सॉइल होगी वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाएगी, उसमें ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस ही सॉइल पे फिर आगे ट्री की ग्रोथ हो जाएगी, फिर से एक नया ट्री उसमें उगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी के फ्लो की। हमने इकोसिस्टम में इतना देख लिया, डेड ट्री मतलब डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी के फ्लो की। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। अब हम एक बात बताते हैं, देखिए हमारी जो सनलाइट है वो पानी में एक मतलब ये नहीं कि वो डीप ज़्यादा चली जाएगी, एक दूरी है, उसी दूरी तक वो जा पाती है, उसके नीचे नहीं जा पाती है। तो जहाँ तक सनलाइट जाएगी वहीं पे ही बस क्या होगा, जो कि इकोसिस्टम होगा वो अच्छा होगा वहाँ पे। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ। बाकी के लिए क्या है, पूरी अर्थ पे सन ही सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में, किसे छोड़कर, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो डीप सी होती हैं। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो 50% ही होती हैं। वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR। ठीक, इतना ही वो कैप्चर करते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो 85% जो होती है वो एक्टिव रेडिएशन होती है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आएगी। तो उसमें से भी जो हमारे प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो 2 to 10% ही लेते हैं। और यही 2 to 10% जो पूरी लाइफ चलती है हमारे पूरे बायोस्फीयर में, पूरी अर्थ पे, वो यही एनर्जी होती है 2 to 10%। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही बड़ा टॉपिक है, कितना अच्छा टॉपिक है। आगे देखें हम, ऑल ऑर्गेनिज्म
आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर। भाई सारे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करते हैं? हम हैं, एनिमल्स हैं, जो भी बायोटिक फैक्टर्स में हैं वो उसी बायोटिक फैक्टर में सिर्फ किस में डिपेंड करते हैं? हेटरोट्रॉफ, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं बायोटिक फैक्टर में, सब किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ पे। ऑटोट्रॉफ कौन है? प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। और वो जो ऑटोट्रॉफ है वो कितना पार्ट ले रहे हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का? 2 to 10%। नो एनर्जी इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट्स फॉर एवर। तो कोई भी एनर्जी ऑर्गेनिज्म में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय ए प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। अब देखिए, अगर हम मान लें कि जितनी एनर्जी हमारे सूरज से ग्रास ने ली या प्लांट ने ली, उस प्लांट को हमने कंज्यूम कर लिया, तो एनर्जी क्या है? फ्लो कर गई किसके अंदर? हमारे अंदर। और अगर उस प्लांट की डेथ हो गई तो एनर्जी वो सॉइल में चली गई, एनवायरनमेंट में चली गई, फ्लो हो गया एनर्जी का। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। अब अगर हमने कंज्यूम कर ली तो वो हमारी फूड चेन या हमारी फूड वेब में एनर्जी का फ्लो हो गया। पर अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वहाँ से डेट्रिटस फूड चेन की स्टार्टिंग होगी या फूड वेब की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक मॉडल है एनर्जी फ्लो मॉडल। इसमें देखते हैं, बिल्कुल इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सनलाइट सबसे पहले कहाँ आएगी, ये तो आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इस अर्थ पे कौन? प्रोड्यूसर, अपना खाना बनाने के लिए। अब प्रोड्यूसर पे आई। प्रोड्यूसर को हर्बीवोर लेंगे। हर्बीवोर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि किस पे रहते हैं, खाना क्या खाते हैं? जो कि वेजिटेरियन होते हैं। अब हमने देखा कि प्रोड्यूसर को अगर पहला एग्जांपल लेंगे तो हर्बीवोर ने खाया, दूसरे में उसे डीकम्पोजर ने, अगर उसकी डेथ हो गई तो डीकम्पोज होने लगा। हर्बीवोर को फिर खाया टॉप प्रेडेटर ने। अगर हम एग्जांपल लें, ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया वॉल्फ ने, तो टॉप प्रेडेटर हो गए हमारे वो। तो ये हो गई एक ग्रेजिंग फूड चेन में चला गया हर्बीवोर में। अगर हम उसको लें डीकम्पोजर ने, अगर उसे डीकम्पोज कर दिया, उस प्रोड्यूसर को, उस प्लांट की अगर डेथ हो गई तो उसको फिर खाएंगे प्रीडेटर। तो ये जो चेन बनेगी ये बनेगी डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब ये टॉपिक आ गया हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक क्लास का, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, हर एग्ज़ाम में, हर क्लास में ये टॉपिक आता ही आता है। देखिए, फूड चेन में क्या होगा? फूड चेन में एक सिंपल प्रोसेस है, चेन का प्रोसेस है कि इसमें अगर हम लें एग्जांपल लें, देखिए सामने डायग्राम में प्लांट को डियर खाएगा, डियर को वॉल्फ खाएगा, इस वॉल्फ को अगर डेथ होगी तो डीकम्पोजर्स इसको डीकम्पोज कर देंगे और उसी डीकम्पोज हुई जगह पे फिर प्लांट उगेंगे। तो ये हो गई एक फूड चेन। फूड वेब में कुछ अलग होता है। फूड वेब में क्या होगा, अगर ये हम प्लांट का ले रहे हैं तो इस प्लांट को स्क्वायरल भी खाएगी, इसको बर्ड भी खाएगी और इसको ग्रास हॉपर भी खाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लांट को ग्रास हॉपर खाए और उस ग्रास हॉपर को बर्ड खा जाए। इंटरलिंकिंग देखिए आप। फिर उस बर्ड को फॉक्स खाएगी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि अगर इस बर्ड को ईगल भी खा सकता है। अब देखिए, अब फॉक्स को भी ईगल खाएगा और स्क्वायरल को भी ईगल खाएगा और बर्ड को भी ईगल खाएगा। तो टॉप प्रेडेटर कौन यहाँ पे हो गए? हमारा ईगल। ये आ गए हमारे टॉप पे। ये हो गई हमारी फूड वेब। चलिए अब यहीं इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आगे इसका दूसरा पार्ट आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।